लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार की सियासत में नीतीश वो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द इन दिनों सूबे की पूरी सियासत घूम रही है। एनडीए की जीत में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन यदि एनडीए की सीटों अनुमान से कम रह जाती है तो नीतीश के पास विकल्प खुले रहेंगे। नीतीश का अगला कदम इस बात से तय होगा कि चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलती हैं। यदि दोनों दलों को अनुमान के मुताबिक ही सीटें मिलती है तो नीतीश की सत्ता में वापसी तय है, लेकिन यदि बीजेपी की सीटें कम आती हैं और जेडीयू बड़ी भाई की भूमिका में आ जाती है तो नीतीश के पास विकल्प खुले रहेंगे। नीतीश महागठबंधन के साथ जाकर भी सरकार बना सकते हैं। 2014 में बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश ने तेजस्वी के साथ विधानसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन बनाया था। दूसरी तरफ चुनाव में यदि महागठबंधन को बड़ी जीत नहीं मिलती है तो तेजस्वी के नेतृत्व पर भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी के सियासी भविष्य के बारे में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आरजेडी जीतती है तो उनके हाथ में सत्ता की कमान होगी, लेकिन यदि आरजेडी को उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो हालात अलग होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की उम्र अभी कम है और सियासत के लिए अभी उनके पास लंबा वक्त है, लेकिन महागठबंधन को हार की स्थिति पर तेजस्वी पर सियासी सवाल तो उठेंगे ही। उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर से ही उंगली उठ सकती है। साथ ही उनकी चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए जाएंगे। परिवार के कई सदस्य पहले ही तेजस्वी से दूरी बना चुके हैं। वहीं तेजस्वी की पार्टी की आक्रामक नीति की एक झलक एक बार फिर आज दिखाई दी जब आरजेडी के बड़े नेता एमएलसी सुनील सिंह प्रशासन को खूनी चुनौती देते हुए दिखाई दिए। सुनील सिंह ने कहा कि काउंटिंग में किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। फिर भी यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। यह जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है और हम सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। आप इसको नेपाल नहीं बनाइए, आप इसको बांग्लादेश नहीं बनाइए, आप इसको श्रीलंका नहीं बनाइए। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी की भागीदार कांग्रेस भी बिहार में अपनी खोई सियासी जमीन की तलाश में है। यदि वो हार जाती है तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जीत ही उसके पास एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है और उसके लिए नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया। हालांकि कई बार भाषा में धमकी और तल्खी साफ दिखाई दे रही है। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजीत शुक्ला जी हैं जो कि चुनाव विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव, जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता सिंह, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल मेरे साथ है। अजीत जी, सबसे पहले हम धमकियों की बात पे बाद में आएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी से इन धमकियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको क्या दिखाई पड़ता है आगे बिहार के अंदर? तेजस्वी अगर जीते तो कहाँ होंगे और तेजस्वी अगर हारे तो कहाँ होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी पोल हुए हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो जो है एनडीए की जीत हो रही है। तो लगभग जो है 71% जो है वो रेट रहा है, सक्सेस रेट रहा है एग्जिट पोल का बिहार में। तो आप जो है ज़्यादा संभावना इसकी है कि भारतीय एनडीए जो है उसकी जीत होनी तय है।
चाहे वो कम बता रहे हों चाहे ज़्यादा बता रहे हों, लेकिन चाहे सिंपल मेजॉरिटी बता रहे हो, तो एग्जिट पोल बेसिकली जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन जो है एक ही तरफ है, ज़्यादातर 90% जो पॉलस्टर्स हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो है एनडीए की जीत हो रही है, तो एनडीए की जीत हो रही है। दूसरी नंबर की बात रही कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होगी कि जेडीयू बड़ी पार्टी होगी एनडीए के फोल्डर में, तो ये स्पष्ट है कि जो ये अंतिम पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के लिए एक सिंपैथी है, एक सहानुभूति लोगों के बीच में है। और दूसरा है कि बहुत सारा डेवलपमेंटल वर्क किया है उन्होंने, महिलाओं के प्रति जो है बहुत ज़्यादा, महिलाओं का उनके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति देखा गया है। तो ये भी लगभग निश्चित तौर पे बताया जा रहा है, हर कोई डायरेक्शनली ये बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो नंबर 1 पार्टी होगी अगर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में। तीसरी रही तेजस्वी की बात, तो तेजस्वी भले ही कोई भी जो पोल बता रहा है वो एक चीज़ बता रहा है कि तेजस्वी जो है भले ही बड़ी पार्टी हो जाए, अब ये तो कल पता चलेगा, इस समय तक हम लोगों को पता चल जाएगा, ये अनुमान है कि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, तो वो बड़ी पार्टी बनती है या तीसरे नंबर की पार्टी बनती है या पहले नंबर की पार्टी बनती है, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल जो है अभी जो है डायरेक्शन एक तरफ बता रहा है और इसका रेट, सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहा है, तो हम लोग ये माने। अब दूसरी बात है कि तेजस्वी का कोई राजनीति, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर ये भी हो सकता है कि कई बार नीतीश जी जो है वो लालू जी के साथ हाथ मिलाए हैं, कई बार अकेले भी सरकार बनाया है, एनडीए के साथ भी सरकार बनाया है, तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कल रिजल्ट आता है और उसके बाद जब रिजल्ट जो है वो तय करेगा कि किस तरह के आगे राजनीतिक घटनाक्रम जो है बिहार में होंगे। सर, दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जरा थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या नीतीश आपको अपनी राजनीति के हिसाब से एक बार फिर वो पलटी मार ले, भले से आज ना मारे, 6 महीने बाद मारे, 8 महीने बाद मारे, 10 महीने बाद मारे, क्योंकि उनको पता है कि केंद्र की सरकार उनकी बैसाखियों पर टिकी हुई है। क्या नीतीश कुमार ये पॉलिटिकल रिस्क लेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को, आपको उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, अगर आप इतने सालों से आप राजनीति को रिपोर्ट करते रहे, इतना क्लोजली, इतना क्लोज से जाके आपने देखा है, उसको रिपोर्ट किया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिक्स है वो है क्या, ही इज़ अ सर्वाइवर, मास्टर मैनिपुलेटर। बिल्कुल, और no doubt। उनका कोई मैच नहीं है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में। आज अगर देखें, इवन अरविंद केजरीवाल कैन नॉट मैच हिम, nobody can match him. He is a matchless person when it comes to politics. He know how to manipulate things. बेहतरीन ढंग से अपने पक्ष में उन्होंने, और जिस राज्य को आप जानते हैं कि सिर्फ जातीय समीकरण पर जीतने वाला चुनाव हर बार यही सुनते हैं, हम सब लोग सुनते हैं, उस राज्य में वो 2.5% 3% कुर्मी जिस जाति से आते हैं वो उसको समीकरण में, सामाजिक समीकरण में बदल के, अति पिछड़ा महादलित में बदल के कैसे वो बीजेपी और आरजेडी दोनों को, बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ उन्होंने समानांतर के स्थिति पर अपना मजबूत हमेशा वो बना के रहे। 2005 के बाद नीतीश जी या उससे पहले भी नीतीश जी कभी कमज़ोर नहीं दिखे सियासत में। वो आज भी सियासत में उतने ही बलवान हैं जितना 43 सीट लेके 2020 में आपको दिखाई दिए, और उनको मुख्यमंत्री बना के रखना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री ने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए। तो जब वो 43 सीट पे बने हुए रहे हैं और चेंज कर सकते हैं, तो वो 60 और 75 पे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मैंने ये इसको सिर्फ आकलन के तौर पे देखिए। दूसरी बात है कि जब उनको ये पता है कि उनके बैसाखी पर ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में टिकी हुई है, तो क्या नीतीश कुमार जी के पूरे जो उनका जो अतीत रहा है, उनका जो पास्ट पॉलिटिक्स रहा है, क्या वो आते ही कल भूल जाएंगे उस पॉलिटिक्स को? नहीं भूलेंगे। उनका पॉलिटिक्स हमेशा अपने पक्ष में सत्ता की सिर्फ चाबी नहीं रखते हैं। मैंने पहले भी बोला कि सत्ता के चाबी के साथ साथ कंप्लीट नियंत्रण में वो रहते हैं, और हमेशा नियंत्रण में रहे हैं, 25 साल से हैं, और आगे 5 साल खास करके 29 तक अगर मैं देखूं, अगर नीतीश कुमार जी की जो अभी उनकी सेहत तो ठीक है, कल जितना भी कुछ, कल वो मंदिर गए, मस्जिद गए, वहां तो सेहत कंट्रोल एंड कमांड बिल्कुल था, और चुनाव के बाद आते आते, नजदीक आते आते उनकी सेहत सुधरने लगी। तो वो किसका सेहत बिगाड़ रहे थे? चुनाव के दौरान भी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो किसका सेहत बिगाड़ रहे थे? तो नीतीश जी के पॉलिटिक्स को समझना अगर है, तो उनका जो पॉलिटिक्स पास्ट में रहा है उससे आप डिटैच करके भविष्य को नहीं देख सकते हैं। वो जो पास्ट में रहे हैं वही फ्यूचर में ही रहेंगे, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिक्स है उसमें
कंप्लीटली मैनिपुलेशन है, कंप्लीटली कंट्रोल है, कंप्लीट नियंत्रण है और चीज़ों को अपने पक्ष में, हवा को अपने पक्ष में हमेशा बना के रखने की उनकी जो शैली है वो उनका बरकरार रहने वाला है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए अगर ये आंकड़े हैं तो उनके लिए चुनौती जरूर होगी, ये आप मान सकते हैं। नीतीश कुमार को मैनेज करना, मैनेज करना, प्रबंध करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार पलटेंगे, किस हालात में वो पलटेंगे, क्या सोच कर वो पलटेंगे, आपको क्या लगता है? अपने लिए फिर से उम्मीद देखेंगे कि मैं फिर प्रधानमंत्री बन सकता हूं? क्योंकि इंडिया गठबंधन के टाइम तो उन्होंने साफ तौर पर ये उम्मीद जाहिर की थी इशारों में, और कई उनके नेताओं ने साफ कहा कि उनको इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बना देना चाहिए। अगर वो चेयरमैन बन जाते तो शायद वो छोड़ते भी ना इंडिया गठबंधन। नीतीश जी किसी भी कंडीशन में किसी को छोड़ते नहीं है, सिर्फ उनका फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। आरजेडी से भी लाभ उठाया उन्होंने, बीजेपी से लाभ उठाया, तो वो आप ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये आपको ये सवाल आपका रहना चाहिए कि किससे कितना लाभ ले सकते हैं वो और कहाँ वो लाभ लेंगे। मुझे लगता है उनको ये पता है, एक ही चीज़ उनके पक्ष में इस वक्त नहीं है, वो है उनकी उम्र। उम्र के उस ढलान पे अब वो है जहाँ सेहत जो है अमूमन उतना फिट वो नहीं होंगे, लेकिन सियासत उनकी बिल्कुल फिट है और उस फिट को, सियासत को और बेहतरीन करने के लिए वो ये जो विकल्प है जो वो खोल के रखेंगे, ताकि ये दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए पे पड़ता रहे। अगर ये विकल्प नहीं खोल के रखेंगे तो दबाव वो महसूस नहीं होगा। तो उन्होंने हमेशा से दबाव जो है दोनों तरफ वो बना के रखेंगे। इधर दबाव बना के रखेंगे आरजेडी के साथ कि आपके साथ मैं आ सकता हूं, वो दबाव का काम करेगा, उनको प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव उनका काम करेगा, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी की आवश्यकता उनको कितनी है। और तीसरा दबाव जो है वो हमेशा पार्टी में, मैंने पहले भी बताया दीपक जी कि उनके पार्टी में दो तरह से उन्होंने पार्टी को प्रबंध किया है। एक जो दिखाने वाले लोग हैं उनके पास और एक जो दांत उनके खाने वाले हैं। ये उनके पार्टी की दो स्थिति, हमेशा पार्टी में दो गुट वो रखते हैं, तैयार करके रखते हैं और इस दो गुटों में एक समानता होती है। एक गुट होता है जो एक पक्ष को मैनेज करता है, दूसरा गुट होता है जो दूसरे पक्ष के साथ जोड़ के रखता है चीज़ों को। तो उनकी सियासत को अगर आप देखेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग, जो तमाम चीज़ें, उनका जो पॉलिटिकल जो केमिस्ट्री वो को जो जिसको फिक्स करके अर्थमेटिक बदलते हैं, ये एक सिर्फ नीतीश का ये स्टाइल है, नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं इट्स ए यूएसपी नीतीश कुमार। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से जयंत जिज्ञासु के पास। जयंत जिज्ञासु जी, आपके एमएलसी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थितियां यहां ना पैदा हो जाएं, तो क्या आप धमका रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि अगर हमें जीत नहीं मिली तो फिर जंगल राज एक बार फिर से सड़कों पर आ जाएगा, भले ही हम जीते ना हो? नहीं, जंगल राज तो पिछले दिनों देखने को मिला है, जब भारत सरकार के मंत्री लॉ एंड ऑर्डर को धता बताते हुए 70 गाड़ियों के काफिले के साथ उस उम्मीदवार के पक्ष में कैंप कर रहे थे जिन पर हत्या का आरोप लगा, मुकामा में दुलार चंद यादव की हत्या का। और ये उन्होंने कहा कि हम में से सबको अनंत बाबू बनकर काम करना पड़ेगा, हम सब अनंत बाबू हैं। ये भारत सरकार के मंत्री की भाषा है। जो हमारे एमएलसी ने कहा, और एमएलसी तो छोड़िए, हमारे दल के, हमारे गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, सिंपैथाइजर और जितने हमारे चाहने वाले लोग हैं, उन सब ने ये कहा है कि जो कोई भी अधिकारी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं वो सब ऐसे किसी भी आदेश का पालन न करें जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और हम सब लोग कमजोर तो तभी होगा ना जब आप हारेंगे, जब आप जीत जाएंगे तो कहां कमजोर होगा लोकतंत्र? अरे कमल, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए दीपक जी। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी, जिनको भी वोट किया है, उसकी ठीक ठीक गणना हो जाए, क्योंकि इस अमृत काल में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का ओनस भी मताधिकारियों पर है। मतदान केंद्र तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी मताधिकारियों की है। ऐसा ही होता है चुनाव में, जिज्ञासु जी, कोई नई बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग रूम, नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम चला जाए, ये जिम्मेदारी भी पॉलिटिकल पार्टी की ही है। और काउंटिंग हॉल में काउंटिंग ठीक से हो जाए और टेबुलेशन ठीक से हो जाए और जो कंप्यूटर है उस पर ठीक ठीक चढ़ जाए, नोटा को आए हुए वोट सत्तारूढ़ दल के वोट में न जोड़ दिया जाए, इस सब पर भी निगरानी और चौकसी रखना भी हमारा ही काम है। तो क्या कीजिएगा, जब चुनाव आयोग काम अपना ठीक से निभा लेता तो हम पर इतना सरदर्दी नहीं होती। इसीलिए कहा कि भाई चौकस चौकन्ना, सचेत और सजग रहना है, धमका किसी को नहीं रहे। कौन नहीं जानता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहां कभी भी श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश, ऐसी नौबत नहीं आएगी।
हम लोग अरे प्रतिकार बोल रहे हैं गांधीवादी आपके नेता तरीके भाई, से ऐसी दुनिया नौबत के नहीं स्मिथ आएगी। के साथ जैन करते जिज्ञासु हैं। जी कैसी बात करते हैं। सीधे श्वेता प्रिया के पास चलता हूं। श्वेता बोले? प्रिया जी, क्या मैंने लगता है क्या गलत आपको, बोल दिया? सुनील सिंह की बात आपको धमकी लगती है या वो ये अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं? और पप्पू कोई यादव सचेत दोनों करने वाली बातें किस तरीके से की जाती है? क्या सचेत? अधिकारियों को भी कह रहे हैं थोड़ा हिसाब किताब से काम कीजिएगा। हाँ, देखिए, शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है और उससे क्लैरिटी मिल जाता है, हमें स्पष्टता मिल जाता है कि वो धमका रहे हैं या सचेत कर रहे हैं। ये ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो नेपाल में हुआ है, उस तरीके से एग्जाम्पल लेना मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सही होगा। ये धमकाने जैसी ही बात होती है। जैसी क्या बात है, धमका ही रहे हैं कि अगर हम नहीं जीते तो तुम लोगों के साथ ये होगा और सबसे बिहार में ये होगा। और नहीं ऐसा जिज्ञासु जी, देखिए जिज्ञासु जी, हाँ ठीक है, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपके बीच में हम नहीं बोले, आपने क्या किया? आप बात अब सुनिए। धमकाना क्यों बोल रहे हैं बार बार? नहीं, क्योंकि आपके नेता, और एक जगह नहीं, धमकाना तो छोड़ दीजिए, आपने मुजफ्फरपुर का इंसिडेंट आप भूल गए क्या? आपके क्या है ये जो मुजफ्फरपुर में तो बालिका गृहकांड हुआ था। मुजफ्फरपुर में तो हम यही जानते हैं कि मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और इसमें पटना के सफेद पोस्ट लोग अरे एक के ऊपर एक नहीं भाई, सबकी आवाज कटेगी। लोगों पर इल्जाम है। अरे भाई, दीपक जी, अब ये चुप नहीं रहे। आप बोलने दीजिए। हम अगर अपील कर रहे हैं, हम अगर उन अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि गलत काम में मत साथ देना और जबरदस्ती मत हराना, इसको धमकी बोला जाता है। आपने बोल दिया ना, आपने बोल लिया ना। अब कैसे ये धमकाना है वो हम बता रहे हैं आपको। अब आप अब आप सुनिए। बताते रहिए ना, आपके नेता यही सब करते हैं। मास्टर में श्वेता प्रिया जी जल्दी से, जैन जी बीच में नहीं प्लीज। जैन जी आपको पूरा वक्त दिया था, बीच में नहीं। श्वेता प्रिया जल्दी से। हाँ, ये लोग जब भी कोई अच्छी बात बताने लगे, सही बात बताने लगे, आप दीपक जी का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये लोग धमकी ही देते हैं और यहाँ पे भी बैठ के, क्योंकि चलता नहीं है तो यहाँ पे इस तरीके से बोलने नहीं देते हैं। जो इंसान बोलने नहीं देगा वो किसी को जीने क्या देगा धरातल पे? वही की बात आप बताते हैं कि जो नेता है जिस तरीके से बात करते हैं, जिंजी जो हुआ था नेपाल में, वैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है? इस टाइप से आप ये बोलिए ना कि सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से बस जहां पे ये लोग जीत जाते हैं। जैसे तेलंगाना में सही हुआ था वोटिंग, ठीक है, झारखंड में सही हो गया था, कर्नाटका में सही हो जाता है, जहां ये लोग जीत जाते हैं सही हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है। आप लोग जंगल राज वाले हो, लोग बहुत अच्छे से, आप लोगों को बिहार की जनता जानती है, वापस नहीं एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, अपने हार का एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि कल तो हमें हारना है ना लेके हम। ठीक है श्वेता, यहीं रुक जाइए, आपकी आवाज भी कटने लग गई है थोड़ा सा। श्वेता यहीं रुक जाइए, श्वेता यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। मैं वरुण पुरोहित जी के पास चलता हूं। वरुण पुरोहित जी, आप जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, अगर आप हारे तो फिर गड़बड़ होगी। ये आपके नेताओं ने, पप्पू यादव ने भी साफ कर दिया, आपके एमपी ने, और सुनील सिंह ने भी साफ कर दिया। एक तो पप्पू यादव हमारे नेता नहीं, एसोसिएटेड है। दूसरी बात, आप जो चुनाव की बात कर रहे हो तो पूरे देश कसम खाते हैं कि राहुल गांधी की कसम, कार्रवाई इतने बड़े नेता हैं आपके, कसम खाते हैं राहुल गांधी की। नहीं, हाँ तो एसोसिएट बताया ना मैंने, आप पार्टी के नेता नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो चुनाव आयोग की जो संदिग्ध अवस्था रही है इस दौरान में, तो लोगों को सशंकित तो ही है। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा नहीं होगा, किसी और पे खड़ा नहीं होगा? विपक्ष अगर ऐसे प्लेनली बैठा रहेगा, जैसे ये करते ही चले जाएंगे। अभी श्वेता जी के मैं सुन रहा था, आप ऐसे बोलिए वैसे बोलिए। अरे भाई, धमकी दी है, जो भी दिया आपको लगा, अगले का विचार है, आपके हिसाब से थोड़ी कोई अपना विचार व्यक्त करेगा। तो ये जो मेंटलिटी, अरे मेरी सुनते लो, अभी तो आप टोक रहे थे, अभी तो जिज्ञासु जी को टोक रहे थे, आप जो कह रही हो कि बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, तो बीच में आपको भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोल रहा, मेरी सुन लो। अरे आप मतलब आप भी बोलोगे मेरे बीच में? अच्छा, वरुण पुरोहित जी अपनी बात कंक्लूड करिए, मेरा समय खत्म होने वाला है, मुझे एक बार भूपेंद्र यादव जी के पास जाना है। श्वेता जी रुक जाइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ एक नैरेटिव क्रिएट किया है, एक मानसिकता डेवलप करना चाह रहे हैं भारत के अंदर कि जैसा भारतीय जनता पार्टी, उनके एसोसिएट सोचे, जैसा वो कार्रवाई करें, जैसे सब कुछ करें, रेप्लिका बन जाओ। ये होती है मिलिशिया फॉर्मेट की लेके पैदा होते हैं। घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों का अलग दिमाग होता है, इसलिए आप ये दिमाग से निकालो कि आप लोग सोचोगे जैसा ही दूसरा बोलेगा। ऐसा नहीं है, गलत और सही तो अलग विश्लेषण है आपका। तो ये चीज नहीं है देश के अंदर। ये चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है, पप्पू यादव ने जो कहा उसको भी मैं
जोड़ता हूं, अगर गड़बड़ी होती है तो सामने आएगी, नहीं होती तो चुनाव में हारना जीतना चलता रहता है। इंदिरा जी भी आ रही थी, अटल जी भी आ रहे थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है मोदी सेंटर की बीजेपी की, वो जिस हिसाब से देश को कंट्रोल करने का भी, मैंने कहा ना टीवी पे भी बोलते हैं, मानसिकता ही कंट्रोल करना चाहते हैं देश की, लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी वहीं समाप्त हो जाती है जब दीपक जी मैं आपकी मानसिकता को कंट्रोल करूं। अब जैसे कई लोग करते हैं कि साहब मीडिया है जो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, मैं तो उनको बोलता हूं भाई, विपक्ष को ही बोलता हूं, मीडिया का अपना काम है, आप अपना सोच रखिए, अपने प्रेजेंटेशन करिए, अपने एक्सप्लेनेशन दीजिए, अपने इंटरप्रिटेशन करिए, तो वो चीज होती है ना। मैं आप दीपक जी आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं कह दूं आप मेरी जैसे बोलो, ऐसा नहीं होता। ये चीज को रोकना जरूरी है। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एक स्वस्थ परंपरा रही है, अपने हिसाब से आप रोक भी नहीं सकते हो, लेकिन कोशिश जो कर रहे हो उससे जो बात हो रही है ना, नेपाल भूटान ऐसे जो लोग संज्ञाएं दे देते हैं या उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं श्वेता जी, उस कारण से हो रहा है ये। अगर आप ये कहोगे कि आपके साथ से मैं बोलूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा, भूपेंद्र यादव जी कंट्रोल करना चाहते हैं आप हर इंस्टीट्यूशन को, और आप हर इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस समर्थक वरुण पुरोहित जी। मानसिकता देखिए, वरुण पुरोहित जी के खाता में बही या जो राहुल कही वही सही। देश संविधान से चलता है दीपक जी। मैं आपको बता दूं, हमारे बिहार के ही जो है ना राजद के प्रवक्ता भाई गुड बात कर रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखिए, जानते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी लोकतंत्र और संविधान के कुचलने वाली उस कांग्रेसी से समझौता करके समाजवाद के हत्या करने वाली आज बिहार के जो है ना धमकी दे रहे हैं। लालू जी सही मायने में जानते हैं लोकनायक जेपी और राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी का असली गुनाहगार रहे रे भाई। आज उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं जिसको ये कल तक दंगाई बलवाई पार्टी कहते थे। ये क्या बात करेंगे? ये लोकतंत्र के बचाने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र के कुचलने वाले के गोद में खेल रहे हैं। संघत से गुण होते हैं, संघत से गुंजाइश। चलिए ठीक है, आप एक के ऊपर एक बोल रहे हैं, दोनों की आवाज मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैं इस बहस को यही रोकूंगा। चलते चलते 3 बड़े क्विक सवाल अजीत जी आपसे और सर आपसे। सबसे पहला सवाल, इस चुनाव के बाद राहुल गांधी को आप कहां देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ऐसे जितने भी नेता हैं जो बीजेपी को इस वक्त विरोध करते हुए सियासत कर रहे हैं और विफल हो रहे हैं, ये जो पूरा वोट चोरी को अगर देखेंगे, चुनाव आयोग को देखेंगे, इस धमकी को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कोई गंभीरता है। गंभीर सवाल होते तो कोर्ट में जाके इन चीज़ों का निपटारा किया जा सकता था। वहाँ आप साक्ष्य कोर्ट में तो जाने से ही मना कर देते, कोर्ट में जाने से मना कर रहे हैं। तो ये एक सियासी हथियार की तरह, और ये सियासी हथियार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर कल परिणाम अनुकूल नहीं होता है तो अभी के जितनी चीज़ें आपको दिख रही है सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि देखिए हमारे नेता तो ठीक है, अब जनता को वोट, जनता ने हमें वोट भी दिया, लेकिन वोट जो है इन्होंने चोरी कर लिया। तो ये एक नैरेटिव बना करके अपने नेता को, उनकी छवि को बरकरार रखने की एक मुझे लगता है कवायद है। इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं, चाहे वो सुनील सिंह हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, तो दोनों लोग जो है एक राहुल गांधी का कसम खाते हैं और एक तेजस्वी यादव का कसम खाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद जो है, जो चुनाव आयोग पे हमला है, वोट चोरी की जो नैरेटिव है, इससे पहले भी हमने 2014 के बाद कई नैरेटिव्स हमने देखे हैं, वो कोई नैरेटिव ज़मीन पे वो कारगर साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है राहुल गांधी और तेजस्वी और विपक्ष के लिए, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की दुहाई देते हैं, वो ज़मीन वाले मुद्दे पे जिस तरह तेजस्वी ने चुनाव प्रचार किया, वो ज़मीनी मुद्दे पर प्रचार किया। लेकिन अब जो कर रहे हैं वो कल के जो आशंकित होते हुए कि जिस तरह से सारे एग्जिट पोल दिखा रहेगा ऐसा कुछ हुआ, तो उसको सेव करने का फेस सेविंग फार्मूलाज क्या है, यही है जो उन्होंने। प्रशांत किशोर एक लाइन में। प्रशांत किशोर इज आउट, मतलब वो रहेंगे, सियासत में रहेंगे, बिहार में काम करेंगे, लेकिन जो जीरो था वही जीरो रहेंगे। उस सियासत में अभी उनका भविष्य जो है बीजेपी के साथ या कहीं जाके साथ वो जोड़ सकते हैं, तभी कुछ बनता है, नहीं तो अकेले तो प्रशांत किशोर अभी तो तत्काल कल के परिणाम के हिसाब से। प्रशांत किशोर उन्होंने कहा था 25 सीटों से कम आएगी जेडीयू को, अगर उससे ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये उनका बयान है। ये बयान जो है वो बहुत ही हास्यास्पद है। उनको 0-2 आएगा, एक सीट सिर्फ मुझे लगता है कि सीमांचल में वो जीत सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे 243 सीटों में मैं 4-5 जगह किसी से सुना हूँ कि वो कॉन्टेस्ट में हैं या रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे।
और वो भी वो जो जीत रहे हैं वो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीत रहे हैं, तस्मुद्दीन, हाँ, प्रत्याशी की वजह से। तस्मुद्दीन के 2 लड़के लड़ रहे हैं, तस्लीमुद्दीन, हाँ, तस्मुद्दीन के, वो सीमांचल के एक सीट पर, तो वो दोनों भाई की राइवलरी में वो एक सीट जीते और 2-3 जगहों पे है वो व्यक्तिगत व्यक्तित्व